एक बार चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे बेटा। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान बोर्ड की तरफ। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है, नाइन्थ में था ना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे सपोज आपने पता है, आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो आपका चार्ज होता है वो फ्लो करता है। जब आप उसे एनर्जी देते हो तो चार्जेस फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सिमिलरली कोई भी चार्ज, प्रोटॉन भी अगर फ्लो करेगा तो दैट क्रिएट द करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज dq बाई dt। ये पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्रिएट द करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, या रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ कि भाई टाइम के हिसाब से चार्ज कितना फ्लो करता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज जब तक चले, अगर चार्ज, जैसे हमने अभी तक पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसमें करंट नहीं बनता था। चार्ज एक जगह पे रखे रहते थे, कहीं मूव नहीं करते थे। जब आप उसे एनर्जी दोगे तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो करंट बनता है। तो इसको हम आई को 10th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा क्यू बाई टी। चार्ज अपॉन टाइम को भी करंट है, कितना चार्ज कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट आप सबको पता है क्या होता है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर और कूलम पर सेकेंड। ये कूलम है, ये सेकेंड है, तो दूसरी यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकेंड। फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा, 10th में आपने पढ़ा ओम्स लॉ। शुरुआत का दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब बेसिक्स ही है। ओम्स लॉ आपको पता है कि भैया किसी भी वायर में, वायर के अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस होता है, बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो करता है। आपको पता है प्लस से करंट जाता है और माइनस की तरफ वापस आ जाता है। सो द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। करंट उतना आएगा ना जितनी बैटरी लगाओगे, ज्यादा वोल्टेज लगाओगे ज्यादा करंट आएगा, कम वोल्टेज लगाओगे कम करंट आएगा। तो करंट किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आ जाता था, आर। ये सब आपने 10th में पढ़ा है। आर को क्या कहते हैं आपको पता है, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये सब आपने पढ़ा है। देन देयर इज अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई और वी का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ऑल दोज डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ, ऑल याद रखना, ऑल दोज डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइस। वो सारे डिवाइस जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है उनको क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइस। बेसिकली ऑल कंडक्टर्स आर ओमिक। कई कई ऐसे होते हैं जो अलग अलग वोल्टेज पे ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। उनका ग्राफ पता कैसे बनता है, थोड़ी दूर सीधा जाएगा, फिर उसके बाद हल्का सा बेंट हो जाएगा, हल्का सा ग्राफ ऐसे कर्व शेप में चला जाएगा। तो इनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। इनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। सो ऑल दोज डिवाइसेस, ये जो ग्राफ ऐसा जा रहा है, हल्का सा कर्व होके जा रहा है, जो कर्व होके ग्राफ जा रहा है वो आपका नॉन ओमिक है, ये वाला। दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा वो ओमिक, और जो हल्का सा कर्व चला जाएगा वो नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है। अच्छा कुछ और भी बातें जो आपने 10th में पढ़ी है। आपने ये पढ़ा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसे रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल। एल क्या होता था, लेंथ। ए क्या होता है उसका, एरिया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो इसका मतलब नेचर। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आपको पता है, कल भी हमने डिस्कस करा था। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। एरिया किसका होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर को काटो तो सर्कल जैसा दिखता है ना, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। फिर आपको दूसरी ये बात भी पता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ये कल हमने बात की थी, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय
सिग्मा। एनसीईआरटी में इसको जी से भी डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। और ऐसा इसका ऐसा यूनिट आपको पता है, बताया था कल, बताओ ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होता है? ओम इनवर्स। या इसकी दूसरी यूनिट भी होती है ना, एमएचओ। ओम ओम का उल्टा बोल देते हैं ना एमएचओ, सिग्मा की यूनिट। फिर आपको कल ये भी बताया था कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। एंड इट इज डिनोटेड बाय छोटा के। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ये भी कल बताया था, बताओ क्या होती है? साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर, है ना? यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, इसका उल्टा करें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं साइमन। 1/ओम इज कॉल्ड साइमन। और मीटर इनवर्स तो है ही, समझिए। तो 1/ओम इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। तो सिग्मा की यूनिट को आप साइमन भी बोल सकते हो। ठीक है, सिग्मा की यूनिट क्या हुई? साइमन। ठीक है, तो आप यहाँ इसको साइमन भी बोल सकते हो, एस। क्या तक बात समझ में आ गई? तो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक, जो ओम्स लॉ को हर वोल्टेज पर, हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करते, उससे क्या कहते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस, है ना? ये सब आपने 10th में पढ़ा है, ये नोट कर लो, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। नंदिनी ध्यान से सुनना बेटा, अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब स्टार्ट हुई है आपकी 12th, अभी तक तो आप 10th पढ़ रहे थे। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। देखो नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना? लेकिन करंट इज अ सरफेस फिनोमेना। करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? सरफेस पे। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। वर्ड में लिख लेना आप पहले, करंट बाय एरिया लिखना। एरिया किसका? जिस सरफेस पे वो फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी आप यहीं से निकाल सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, ये क्या होता है? एम्पेयर। और ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? फिर उसके बाद तो आप जब इसको लिखना ना करंट डेंसिटी, तो वर्ड में लिखना करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया लिख लेना। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख के लिखना। फिर एक छोटी सी डेरिवेशन है, पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी कि जे, और और इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच की रिलेशन। ध्यान से देखना, शुरू कैसे करेंगे? इसी से शुरू करेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। ओम्स लॉ लगाओगे, यहां से आई हटाओ। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई कितना आया? V अपॉन आर, इसमें डाल दो। आई की वैल्यू क्या डाल देंगे? V अपॉन आर, साथ में एरिया है। अब आर का फॉर्मूला आप सबको पता है। आर का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन ए। तो यहाँ आर को हटाकर मैं डाल दूंगा रो एल अपॉन ए, और साथ में ए है। ए से ए क्या? ए से ए चला गया, क्या बचा? तो J इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या बचा, 1/रो और V डिवाइडेड बाय एल। ये बात समझ में आई? हमने आपको बताया था E इज इक्वल टू dV बाई डी आर होता है ना। वोल्टेज अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है, देखो। वोल्टेज अपॉन लेंथ किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो V बाय एल है, V, ये रो इधर ले आओ, चाहे तो बाद में ले आएंगे। V बाय एल को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रो इधर ले जाए तो ये बेटा ये रिलेशन आता है, E इज इक्वल टू जे, जे चल जाए बेटा, E इज इक्वल टू जे और रो। ये रो, यहां से रो ऊपर चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का ये रिलेशन है। E इज इक्वल टू, याद ऐसे करना, ऐसे मैंने हर साल बता दो, तुम्हें भी बता देता हूँ। E इज इक्वल टू जेरो, E इज इक्वल टू जीरो, जीरो, जे जेरो। तो E इज इक्वल टू जेरो, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है? E इज इक्वल टू जीरो, जेरो, ठीक है? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, लिखो नहीं, सुनो आगे। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर एक छोटा टॉपिक वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप ये लिख लेना बेटा। ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग
फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, या पहले ये कर लेते हैं हम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप ये लिखना टॉपिक, उसके बाद मेरे लिए 2 लाइनें छोड़ देना, मैं वहां कुछ लिखवाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक वायर है, उसकी लेंथ है L, जब आप उसे हीट करते हो तो एवरी सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हो तो सॉलिड की लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपसे कोई पूछे कि भैया वाइवा में पूछते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछे क्यों, तो आप बोलना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? लेंथ, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, सो एवरी सॉलिड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आप यहाँ 2 लाइनें मेरे लिए छोड़ देना। अब सुनो, 2-3 लाइन छोड़ देना। इसका एक फॉर्मूला है, मान लो शुरू में रेजिस्टेंस था R1, जब टेम्परेचर T1 था आपकी बॉडी का तो रेजिस्टेंस था R1। जब टेम्परेचर T2 हो गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 कितना होगा? तो ये R2 का फॉर्मूला है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। R2 क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। R1 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। तो R1 क्या है? R1 है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, दिस इज R1। R2 क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। अल्फा क्या है? अल्फा होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, इन पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो भी बता देता हूँ छोटा सा, वो है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है? रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, पता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। सेम फॉर्मूला है, देखो R2 की जगह रो2 लगा दो, फाइनल रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी, बिल्कुल पूरा फॉर्मूला सेम है। आप देखो उसी से इसी से ये भी आया। देखो R का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रो 1 L बाई ए, ये रो 2 L बाई कट जाएगा, क्या बचेगा? रो 2 इक्वल टू रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा, वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप पूरा लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी ना एसआई यूनिट दोनों में सेम होती है, यहाँ भी इसकी एसआई यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, दोनों में अल्फा की यूनिट दोनों में सेम होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें आपकी 12th की, यहाँ से स्टार्ट होता है 12th। पॉज कर दे बेटा।